हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बीटीपी बोर्ड की कॉपी लिखना सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना होता है, कैसे क्वेश्चन नंबर डालना होता है, कैसे हेडिंग देना होता है, कैसे रफ करना होता है, मेन पॉइंट्स को कैसे अंडरलाइन करना होता है। ए टू जेड में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अगर खास करके अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो चूंकि आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट पेज को आपको कैसे भरना होता है। यहाँ पे आपको रोल नंबर और जो भी आपके डिटेल्स वगैरह होते हैं उसको कैसे फिलअप करना होता है। जो बीटीपी बोर्ड की ऑफिशियल ओरिजिनल कॉपी है, उसके माध्यम से हमने सारी चीज़ों को समझा था। निर्देश वगैरह को भी देखा था कि क्या-क्या निर्देश होते हैं, किन-किन चीज़ों का आपको पालन करना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप ज़रूर देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे, मान लीजिए कि आपने कॉपी भर दिया, अब आप लिखने गए, तो आपको जैसे मान लीजिए कि आपको पेपर मिल गया, तो वहाँ पे आपको कॉपी में क्वेश्चन नंबर कैसे डालना है, कैसे लिखना है, कैसे कॉपी में लाइनिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए कि ये आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी लगभग इसमें 36 पेज होते हैं, ठीक है? तो 36 में आप करिए कि 4 पेज निकाल दीजिए। ये जो आप पहला पेज देख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद से जो दूसरा पेज आएगा, वो भी आपका कवर पेज होगा। इसको जब आप पलटेंगे, तो इसी के साइड में जो दूसरा पेज रहेगा, तो पहला और दूसरा पेज आपका कवर पेज रहेगा। फिर यही 2 पेज जब आपके लास्ट में जाएँगे, पहले और दूसरे जो पेज है लास्ट में जाएँगे, तो ये आपके कौन से हो जाएँगे, 35 और 36 पेज, ठीक है? ये जो आपके 35 और 36 पेज रहेंगे, ये भी आपकी ये जो फर्स्ट पेज दिख रहा होगा, इसी का लास्ट पेज, ये भी आपके कवर वाले पेज हो जाएँगे। इन दोनों पेज को, इन चारों पेज को छोड़ करके ही आपको लिखना होता है। अगर लास्ट में करिए कि अगर आपकी कॉपी, हालाँकि बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपकी कॉपी अगर भर जाती है, तो आप 35वें और 36वें पेज का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये आपके पहले और दूसरे, पहले तो आपका नाम हो गया, इसी के बाद से जब इसको पलटेंगे, इसके साइड में चिपका वो पेज दूसरा होगा, तो दूसरा और पहला वो आपका कवर हो जाएगा, और यही पेज दोनों आपका लास्ट में जाकर के 35 और 36 पेज रहेगा, वो दोनों आपका कवर का पेज रहेगा। तो इन चारों पेज को छोड़ करके इस पे आपको नहीं लिखना होता है, इन चारों पेज को छोड़ करके आपको स्टार्ट करना होता है। तो मान लीजिए कि आपने पेज को पलटा, ये आपका पहला पेज हो गया, फिर आपका दूसरा पेज आपने पलटा, वो कवर का पेज, तीसरे पेज से आपको स्टार्ट करना होता है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपको लाइनिंग कैसे करना होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को हमने भी देखा है, या फिर आपने भी देखा होगा एग्जाम में जब जाते हैं, यहाँ से लाइनिंग करेंगे, यहाँ से लाइनिंग कर दिए, यहाँ से लाइनिंग कर दिए, थोड़ा-सा यहाँ से लाइनिंग कर दिए, इतना जगह बचा, इसमें उन्होंने जो भी उनको लिखना है, नहीं, ऐसे आपको लाइनिंग नहीं करनी है। टीचर तुरंत देख करके समझ जाएगा कि हाँ, ये बच्चा क्या किया है, कॉपी भरने की कोशिश की है इसने। आपको लाइनिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले लाइनिंग के बारे में सीखिए। सबसे पहले यहाँ से आपको ऊपर से नॉर्मल सा करिए, कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेकर के नहीं, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का नॉर्मल सा स्पेस लेकर के आपको यहाँ से एक लाइन देना होता है, ठीक है? यहाँ से आपने लाइन दे दिया, फिर आपको साइड से यहाँ से एक लाइन दे देना होता है हल्का-सा, यहाँ से आपने लाइन दे दिया, इधर से भी लाइनिंग कर दी, दोनों चारों से लाइनिंग कर देंगे, तो स्पेस बहुत कम बचता है। इधर से आपकी लाइनिंग नहीं होती है, इन दोनों साइड से आपकी लाइनिंग नहीं होती है, केवल ऊपर से आपकी लाइनिंग रहेगी और साइड से आपकी लाइनिंग रहेगी। नॉर्मल, हल्की-हल्की करिएगी, मतलब कि कम स्पेस दे करके, ये नहीं कि अब यहाँ से लाइनिंग जो किया है, आप यहाँ से लाइनिंग कर दें, पता चले कि आधा पेज ही खत्म हो जाए, यहाँ की जगह पे यहाँ से आप कर दें, पता चले कि पूरा पेज ही, इतना ही स्पेस ही बचे आपके बीच में। नहीं, ऐसे नहीं, आपको जो मैंने आपको बताया कि हाँ, नॉर्मल हल्का सा स्पेस लेकर के कह लिए कि आपको लाइनिंग करनी है ऊपर से और साइड से, कि हाँ, जब आप क्वेश्चन वगैरह बीच में लिखेंगे, तो अच्छे तरीके से, सूटेबल तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया आपकी लाइनिंग करने का तरीका। मान लीजिए कि आपने लाइनिंग कर लिया, अब यहाँ पे ये आपका पहला पेज है, मान लीजिए कि ये आपका दूसरा पेज है, पहला दूसरा मतलब कि हाँ, लिखने वाला, ये आपका तीसरा पेज है, ये आपका चौथा पेज है, मान लीजिए, ऐसे कह लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों में, चलिए इसमें भी मैं आपको पहले लाइनिंग कर दूँ, ये दोनों में आपकी लाइनिंग हो गई। सब पेज पे आपको लाइनिंग कर लेना होता है। इसको आप चाहें तो यहाँ यहाँ पर ऊपर तक भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोनों पेज की लाइनिंग हो गई। अब इसमें लिखना आपको कैसे होता है, मान लीजिए कि आपने लाइनिंग कर लिया, तो अब पहले इसके बाद से रफ के बारे में समझ लीजिए कि थोड़ा-सा रफ आपको कहाँ करना होता है। तो देखिए, रफ की बात करें तो जनरली आप रफ चाहें तो पेज के लास्ट में भी जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद से उसके ऊपर लिख देंगे रफ कार्य हेतु, उसको और फिर से बाद में काट देंगे। लेकिन सबसे बेटर रहता है, वो एग्जामिनर तो चेक करता है, तो वहाँ बार-बार पीछे देखने जाएगा नहीं। हो सकता है कई एग्जामिनर पीछे देखने जाए ही ना। आपको रफ कहाँ पे करना है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि खास करके अन्य सब्जेक्ट की बात करें जिसमें बहुत कम रफ करना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप करिए कि सॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे रफ कर लेंगे और ऊपर लिख देंगे रफ कार्य हेतु, और लास्ट में उसको कट कर देंगे। अब सामने रहेगा, तो एग्जामिनर जब चेक करेगा, तो उसके अंदर तो ये डाउट्स तो उसके क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ये बच्चा चीटिंग नहीं किया है, क्योंकि इसने क्या किया है, रफ किया है। बच्चे होते हैं मान लीजिए कि रफ करते नहीं, मैथमेटिक्स में भी रफ नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर वगैरह को थोड़ा सा लगता है कि ये एक ही बार में इसने कैसे कर दिया, या फिर ये फार्मूला इसको कैसे, ये तो निकाल
निकाल ही नहीं पाए हैं, रफ किया ही नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई मल्टीप्लाई आ गया, मान लीजिए इतना मल्टीप्लाई आ गया 542 412 ऐसे करके, अब मान लीजिए कि उसका उसने कहीं पूरे कॉपी में मल्टीप्लाई किया ही नहीं है और आंसर उसका आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा जरूर चीटिंग किया है, कहीं से आंसर देखा होगा, क्योंकि इसने कहीं मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो इसका आंसर कैसे आ गया, इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रफ अगर आप सामने करेंगे, जो भी आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे रफ कीजिए, लेकिन आपको लिखना होता है राइट साइड, तो यहाँ पे लिखने में आसानी रहती है और यहाँ पे रफ थोड़ा सा रफली होता है, तो नॉर्मली आप इसे रफ करके इधर काट देंगे। ये आपके रफ करने का सही तरीका होता है। आप चाहे अपनी इच्छा के अनुसार तो आप पेज के लास्ट में भी जाकर के रफ कर सकते हैं और इधर आप अपना सोल्यूशन वगैरह हर एक पेज पे लाइन से करते रहेंगे। ये समझ गए कि हाँ रफ कैसे करना होता है, लाइनिंग कैसे करनी होती है। फिर उसके बाद से अब आती है लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वगैरह कैसे डालना होता है, लिखना कैसे होता है। अब इस पे कह लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी करके आने वाला है, पार्ट डी करके आने वाला है, तो सबसे पहले ऊपर आप क्या देंगे, पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट ए को क्या कर लेंगे, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे कि हाँ मेरा अभी पार्ट ए स्टार्ट हुआ है। अब पार्ट ए में मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर इसमें पार्ट होगा इसमें भी ए बी सी, तो लिख देंगे फर्स्ट का ए का आंसर। अगर ए का आंसर आप नहीं भी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आप जो पेपर है, जो आप एग्जाम में बैठे हैं तो उसमें प्रश्न लिखने तो बैठे नहीं है, तो एग्जामिनर देख के समझ जाता है। बस आपको इतना लिख देना होता है कि हाँ किस क्वेश्चन का किस सेक्शन का कौन सा आंसर है। अब यहाँ पे आपने लिखा पार्ट ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, या फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए का आंसर। अगर इसमें ए बी सी पार्ट होगा तो ऐसे लिखना होगा। अगर मान लीजिए कि ए बी सी पार्ट नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया गया है पार्ट में, पार्ट ए में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर यहाँ पे चाहे तो आप आंसर लिख सकते हैं, और आंसर नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर लिखने से या ना लिखने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये भी आपका सही है। फिर इसके नीचे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन का सोल्यूशन वगैरह लिखा। हाँ, हेडिंग के बारे में देख लीजिए, मान लीजिए कि आप जो भी लिखने जा रहे हैं उसका जो मेन हेडिंग होगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं किस चीज के बारे में, ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी। मान लीजिए साफ्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे साफ्ट आपको लिख करके और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना होता है। ये जरूरी होता है थोड़ा सा कि हाँ इस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड तरीके से करिए, कि हेडिंग थोड़ा सा आपका एक अट्रैक्टिव टाइप का होना चाहिए, कि हाँ देख के लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हुए हैं। ये नहीं कि नॉर्मली पूरा ब्लू पेन से स्टार्ट कर दिए, शुरू से ही लिखना चलेगा, नहीं, हेडिंग वगैरह आपको देना होता है। और हेडिंग अगर आपको इंग्लिश याद होगा तो इंग्लिश में भी देंगे, हिंदी में भी देंगे, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये पार्ट ए हो गया। अब देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप लिखते लिखते आए, यहाँ पे आपका क्या हुआ, पार्ट ए के पूरे क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पार्ट ए के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, थोड़ा सा स्पेस दे करके क्या करेंगे, आप पार्ट बी को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ से, या फिर चाहे तो आप नेक्स्ट पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ से कि पार्ट बी। अब पार्ट बी, अब मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। अब देखने में जब एग्जामिनर चेक करेगा तो यहाँ तक समझ जाएगा कि हाँ चलिए, थोड़ा सा गैप मिलेगा, अंदाजा मिलेगा कि हाँ यहाँ से लग रहा है कि कुछ खत्म हुआ है, अब पार्ट बी स्टार्ट हुआ है। या फिर जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्पेस दे करके ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट हो गया तो पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऐसे गोल सर्किल भी कर सकते हैं ऊपर से, या फिर ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, जो भी, या फिर ऐसे आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आप अन्य चीज को अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने लिखा, इसका आंसर हो गया। फिर से नीचे आए, यहाँ पे इसी का पार्ट बी का ही क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा हल्का सा स्पेस दे करके क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। और यहाँ पे आप चाहे हिंदी में, जो बच्चे हिंदी वाले हैं, अगर मान लीजिए आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर आप ऐसे करके, प्रश्नोत्तर पहला, ठीक है, मतलब पहले का, पहले प्रश्न का उत्तर, फिर आप नीचे ऐसे कर देंगे। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिर आपने अटेम्प्ट किया, ये आपका हो गया, तो थोड़ा सा हल्का सा स्पेस देकर के फिर लिख देना होता है प्रश्नोत्तर दूसरा। ठीक है, अगर इसमें भी पहले में मान लीजिए कि ए है, पहले का ए लिख देंगे। फिर दूसरे में मान लीजिए कि ए बी सी है, जो भी आपका होगा, पहले का ए होगा, पहले का बी होगा, तो इसके आगे आप लिखते चलेंगे। अगर नॉर्मली ऐसे दिया है, पहले में ए बी नहीं दिया है, बस पहला दूसरा तीसरा चौथा करके दिया है, तो ऐसे भी ये हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, प्रश्न उत्तर हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर सबसे अच्छा रहता है, बेटर रहता है। अब चूंकि आगे चल के अभी आप नए स्टूडेंट्स हैं, आगे चल के ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही चीजें पढ़नी है, थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आप आएंगे तो इंग्लिश पे ही आपको फोकस करना होता है, तो इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको लिख देना है क्वेश्चन क्यू नंबर। ठीक है, इतना भी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा लिखे, क्वेश्चन नंबर पहले का ए का आंसर, ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर हो गया ये इतना,
पहले का, बस ये हो गया पूरा सबसे सटीक तरीका क्वेश्चन नंबर पहला। अब जान जाएगा एग्जामिनर देख करके हाँ क्वेश्चन नंबर पहले का इसने उत्तर दिया है। फिर आप दूसरा लिखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। पार्ट बस आपको ध्यान देना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके आएगा आपका। तो पार्ट ए आपने यहाँ पे लिखा। जब आपका पार्ट ए का पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ तो थोड़ा सा हल्का सा करिए कि जगह दे करके फिर पार्ट बी आपको स्टार्ट करना है, फिर पार्ट सी, पार्ट डी स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से ये आपके लिखने का सही तरीका होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है, जैसे मान लीजिए कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे थ्योरेटिकल टाइप के कुछ चीज पूछ दिया गया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमसे पूछ दिया गया डिफाइन डिफाइन शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट के बारे में बताइए। जैसे आपने देखा होगा हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में, जैसे कुछ आप जीवन परिचय वगैरह पढ़ते होंगे। तो जीवन परिचय में तो देखिए काफी पूरा आपका कहिए कि पैराग्राफ के रूप में कि हाँ ये थे, इनका नाम ये था, इनके पिताजी का नाम ये था, ऐसे करके दिया जाता है। साइड में आपने देखा होगा कि साइड में एक चीज दिया जाता है नोट करके। यहाँ पे साइड में एक चीज आपको दिया जाता था कि नोट करके कि हाँ इनके पिताजी का नाम ये था, माताजी का नाम ये था, इनके जन्म स्थान ये था। तो आप अगर कोई ऐसी चीज पूछ रही है जिसे जो डिफाइन कर लेगा, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए शाफ्ट के बारे में पूछ दिया डिफाइन करने के लिए, तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ऊपर नोट में करके लिख देंगे कि हम मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि शाफ्ट की अधिकतम लंबाई या फिर शाफ्ट की लंबाई 6 मीटर होती है। जो भी मतलब जो भी आपका पॉइंट्स होंगे, मेन मेन पॉइंट्स होंगे, शाफ्ट लोहे का बना होता है। जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको आप लिख देंगे और इसको आप क्या करेंगे, चाहे तो आप ब्रैकेट में कर सकते हैं या फिर कहिए कि उसको एक तरीके से साइड में कर देंगे कि नोट में कि हाँ ये इसके मेन मेन पॉइंट्स है। और उसके बाद से उसके नीचे से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसी चीज को फिर से आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ शाफ्ट की अधिकतम लंबाई जो होती है वो 6 मीटर होती है, शाफ्ट लोहे का बना होता है, शाफ्ट इस चीज में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे आप लिखते चलेंगे। तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो मेन पॉइंट्स को देख के समझ जाएगा कि हाँ इस बच्चे के पास जानकारी है। जाहिर सी बात है कि जो चीज पूछी गई है, मान लीजिए कि आप नॉर्मली मान लीजिए कि आपने ये नहीं लिखा, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में यही चीज लिखा, तो एग्जामिनर को आपको ये बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा मान लीजिए कि आपने एक पेज में लिख दिया, इसी चीज को एक पेज में पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने ऊपर साइड में कहीं पेज को नोट में करके लिख दिया या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण बिंदु करके लिख दिया, तो एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि भाई जिस चीज के बारे में पूछा गया उसने नोट में ही पूरी चीजें बता दी हैं, तो अब ये चीज पढ़ने से फायदा नहीं है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि जो टीचर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको काफी अच्छा लगता है कि हाँ चलिए इसने इतने चीजों में ही सारी चीजों को बता दिया, जो चीजें पूछी गई इसने नोट में ही सारी चीजों को बता दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इसने नीचे जो लिखा है अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बढ़िया से लिखा है, तो ये भी आप इसने सही से लिखा ही होगा। तो इसमें कहिए कि इस तरीके से लिखने से अच्छे मार्क्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी ऐसे ही लिखता था। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पॉइंट्स है, मान लीजिए कि कोई चीज है, फार्मूला है, अगर आपको वो फार्मूला याद है, जाहिर सी बात है। अगर जो डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन से लिखने से पहले भी आप चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला लिखने के बाद से डिफिनेशन लिखिए, उसके एग्जाम्पल लिखिए। डिफिनेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो भी जाती है, तो अगर आपने फार्मूला लिख दिया है तो देखेगा एग्जामिनर, कहेगा हाँ वाकई में मतलब बच्चे को फार्मूला याद है। तो हो सकता है कि अगर वो 2-3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें आधा नंबर, अगर आपने डिफिनेशन हल्का फुल्का गलत भी कर दिया है तो नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर मान लीजिए वहीं आपने डिफिनेशन लिखा है, डिफिनेशन में थोड़ी बहुत गलती हो गई है, ना ही आपने एग्जाम्पल लिखा है, ना ही फार्मूला लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको हो सकता है कि उस पर एक भी नंबर ना मिले। तो जहां भी फार्मूला दिखे या फिर जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपको डायग्राम हो, तो डायग्राम तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम आपको बनाना होता है। डायग्राम अगर आप पहले ही बनाए थे, मान लीजिए किसी चीज के बारे में पूछा गया है, मान लीजिए शाफ्ट के बारे में ही पूछा गया है, आपने डायग्राम बना दिया, उसको दर्शा दिया कि हाँ ये होता है, ये लोहे का बना होता है, इसकी ये चीजें होती है, तो जो एग्जामिनर देख करके समझ जाएगा। आपका पूरा जो थ्योरेटिकल लिखेंगे तो ये आपकी चीजें वो पढ़ने ही नहीं जाएगा, डायग्राम से ही देख करके वो सारी चीजों को समझ जाएगा। तो जहां पे जैसे केमिस्ट्री की बात करें, आपका परम्यूटेड और जियोलाइट विधि है, कई बार पूछा जाता है, तो उसमें आपका डायग्राम है, डायग्राम बना करके आप उसमें नाम वगैरह मेंशन कर देंगे, तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका पढ़ने ही नहीं जाएगा। वो सारी चीजों को देख करके समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को डायग्राम है, डायग्राम इसने सही से बनाया है, तो इसको जाहिर सी बात है कि इसकी चीजें इसको आती ही होंगी, इसने लिखा ही होगा सही से। तो ये होता है आपके कॉपी लिखने का सही तरीका, रफ करने का सही तरीका और क्वेश्चन वगैरह आपके मेंशन करने का सही तरीका। इसी तरीके से, इसी वे में, इसी फॉर्मेट में आपको सारी चीजें लिखना होता है। ये सबसे बेस्ट और सूटेबल तरीका होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।